हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीआई के सेनेटर फैसल बावड़ा साहब की जो नाअहली का फैसला आया है, और जनरली भी हम गुफ्तगू करेंगे जो आर्टिकल 62 है और उसके तहत होने वाली जो सियासी नाअहलियाँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसल बावड़ा साहब के ख़िलाफ़ जो पिटिशन आई हुई थी उसके ऊपर उन्होंने आज फाइनली अपना तहरीरी फ़ैसला जो है वो सुना दिया इलेक्शन कमीशन ने, और फैसल बावड़ा साहब को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था 27 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसके मुताबिक 2018 के जो इंतखाबात थे उस वक्त अपने जो कागजात जमा करवाए फैसल बावड़ा साहब ने, उसके उन कागजात में जो उनका अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट था वो जमा नहीं करवाया, और ना ही उन्होंने बताया कि उन्होंने शहरियत कब छोड़ी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल बावड़ा ने 7 जून 2018 को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो बयान हल्फी जमा करवाया वो गलत था, और इसी के तहत के आइन के आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो उसके ज़ुमरे में उनका ये एक्ट जो है वो आता है। फैसले में मज़ीद ये भी कहा गया कि 3 मार्च 2021 को फैसल बावड़ा की तरफ से उन्होंने मतलब कि जो अपनी रुकन कौमी असम्बली थी उससे इस्तीफ़ा दिया और सेनेट इलेक्शंस के लिए अपने जो कागजात थे वो जमा करवाए, और ये एक ऐसे वक्त में उन्होंने ये फैसला किया जब उनकी जो नाअहली का केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी था। तो फैसले में ये कहा गया है कि फैसल बावड़ा साहब का जो ये डिसीजन था, ये एक्ट था, ये जो है इसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, और ये जाहिर करता है कि उन्होंने अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए ये सब किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावड़ा से ये भी कहा कि उनको जो मरात मिली हैं बतौर रुकने कौमी असम्बली वो सब वापस करें। ये आर्टिकल 62(1)(f) जो है इसके तहत ऑब्वियसली ये पहली नाअहली नहीं है, और अब ये इशू जो है इसके ऊपर इतनी बहस हुई है, हम कह सकते हैं इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है कि इसको अब इसके खिलाफ जो बार एसोसिएशन है उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दायर की है। पिटिशन जो है वो रजिस्ट्रार ने वापस कर दी, मगर कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन जो है इसको दोबारा उन सारे ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करके उसको दोबारा दायर करेगी। ये सारे मामले पर गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद हैं कुमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन। वेलकम टू द शो सर। कुमर साहब, ये फैसला बहुत देर से आया, पर सर क्या आप ये कहेंगे कि ये जो फैसला आया है इसकी जो तफसीलात हैं इन्होंने आपको किसी भी लेवल पे सरप्राइज किया है? आपके लिए कोई इसमें ऐसी बात थी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सर? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है कि हमारे साथ आईनी कानूनी माहिरीन जो है वो अपनी राय देंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नटशेल ये है कि फैसल बावड़ा के केस के बारे में उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के जो फैसला किया, और उन्होंने इसको तमाम आईन और कानून के तहत जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं उसको मद्देनजर रखा। ये सबसे बड़ी अहम बात जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को एहसास नहीं होता, वो कागजात नामजदगी जो है उसमें ये हल्फनामा देना पड़ता है कि जो भी मैंने हकायक बयान किए हैं वो मैं हल्फिया बयान देता हूँ, दुरुस्त है। अब जो हल्फिया बयान की खिलाफ वर्जी होती है उसकी तो सजा बड़ी सादा सी है, वो ताहयात नाहरी होता है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 को बड़ी अहमियत दी है, और आइन के आर्टिकल 218 में लिखा है जो करप्ट प्रैक्टिस जो है उसको रोकना, करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड कर रोकना जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है। अब यहाँ फैसल बावड़ा साहब करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आ गए, उन्होंने हकायक के खिलाफ जो है अपना कागजात नामजदगी फिलअप किया, इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली के इंतखाब में कामयाब भी हो गए। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात यह आ रही है कि बाद हमारे आईनी कानून माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब ये तो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की तरफ से रेफरेंस आना चाहिए था आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत, लेकिन यहाँ वो इसलिए इस पर लागू नहीं होता कि यहाँ कादर बंदो खैर साहब ने फैसल बावड़ा साहब के कागजात नामजदगी को शुरू दिन से चैलेंज किया हुआ था।
कौमी असम्बली के मेंबर भी बन गए, उन्होंने तमाम फोरमों में उसको चैलेंज किया हुआ था। और फिर उन्होंने बाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रजू किया। तो यहाँ जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना फैसला किया है, वो कादिर बंदूखेल की बाकायदा पिटीशन आई थी, उसके ऊपर केस चलता रहा। और फैसल वाडा साहब के दोस्तों ने मशवरा ये दिया। सर, सेनेटर अली जफर साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, उनको भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लें। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, ऑब्वियसली ये बात हो कि फैसल वाडा साहब इस पिटिशन या इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर सर ये अब क्या हम कह सकते हैं कि 62(1)(f) की तलवार जो थी, जो किसी ज़माने में हम नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए तो लगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, बट अब तो विद जहांगीर तरीन साहब और अब फैसल वाडा साहब, तो ये तो आपको ज्यादा नुकसान हो गया है सर इस क्लॉज से। जी देखिए, इसमें जो कानून ये नया नहीं है, बहुत पुराना कानून है, बल्कि 62(1)(f) जिसके तहत काफी से लोगों को नाअहल करार दिया गया है। ये ज़ियाउल हक साहब के जमाने में आया था और उसके बाद 18th अमेंडमेंट में इसको इसी तरह रखा गया। उसमें पॉइंट ये है, जो कानून है वो पहले जरा वाजे कर दें तो फिर उसके मुताबिक हम बात करते हैं। कानून ये है कि अगर आप डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, जब आप अपनी नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उसमें अगर आप कोई गलत बयानी करें, मिस डिक्लेरेशन करें, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप तो कहा जाता है कि आप ताहयात भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर 62(1)(f) आपके ऊपर लागू हो जाए। 62(1)(f) जो है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लागू नहीं होता। अगर मिस डिक्लेरेशन हो जाए, उसमें अदालत को फैसला करना पड़ता है कि क्या ये मिस डिक्लेरेशन ऐसी थी जो कि इंटेंशनल थी, जो कि जानबूझ के की गई, और अगर इंटेंशनल थी और उससे कोई फायदा लेने की कोशिश की गई हो तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ है, आप ताहयात नाअहल करार दिया जा सकता है आपको। ये है कानून। अब इस कानून के दायरे में देखना है कि क्या कौन सा केस उसमें फॉल करता है। जो केस भी इस कानून के दायरे में फॉल करेगा वो शख्स जो है नाअहल हो जाएगा। नहीं तो सर, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आया है तो आपके ख्याल में दिस इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट? नहीं, अब अगर आप स्पेसिफिक फैसल वाडा साहब के केस की बात कर रही हैं, जी सर, अभी तो मैंने आपको जनरल कानून बताया। हाँ। तो पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं उनके केस के एग्जैक्ट हकायक नहीं जानता, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें जो दो इश्यूज, जो दो मैटर्स, जो दो क्वेश्चंस जो अपील के लिए बहुत जरूरी है, जो अराइज होते हैं और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पे एक हतमी फैसला देगा। नंबर 1 तो ये है कि क्या उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ड्यूल नेशनल थे और उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया, और उन्होंने जो अप्लाई किया था अपनी नेशनलिटी खत्म करने के लिए, अमेरिकन नेशनलिटी खत्म करने के लिए, वो उन्होंने बाद में किया नॉमिनेशन पेपर के पहले या बाद में किया। तो जजमेंट में, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट यही जो बात जजमेंट में भी लिखी गई है कि द फैक्ट दैट वो इस्तीफा उन्होंने दिया एमएनए अपनी की पोस्ट से और फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ा इस केस के दौरान, उससे भी तो सर्कमस्टांशियली ये एस्टैब्लिश होता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, अब आप देखिए ना, दो चीजें हैं। सवाल पैदा ये होता है कि जैसा मैं बात कर रहा था कि उन्होंने अज्यूम करें 1 मिनट के लिए कि उन्होंने जो डिक्लेरेशन दी जब उन्होंने एमएनए का केस लड़ा तो वो डिक्लेरेशन गलत थी और उस वक्त उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी थी। 1 सेकंड के लिए अज्यूम कर लें, मुझे हकायक का नहीं पता, लेकिन आप कह रही हैं, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो हम 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मेरी क्या इसमें औकात के मैं कहूँ। ये कानूनी सवाल ये उठता है कि क्या जब उनने सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो क्या उस वक्त भी वो नेशनैलिटी उनकी
ड्यूल थी या उस वक्त सिंगल नेशनैलिटी होगी, क्योंकि अगर उनकी सिंगल नेशनैलिटी थी तो फिर वो क्वालिफाई करते हैं, फिर वो, क्योंकि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन तो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, कंवर दिलशाद साहब हैं, अगर उनसे भी ये हम पॉइंट यही जो आपने उठाया डिस्कस कर लें, उनसे पूछे। सर आपका क्या ख्याल है, जो अली जफर साहब बात करें कि अगर सेनेट का जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और तब उनके पास सिंगल नेशनैलिटी थी, तो डज दैट मेक अ डिफरेंस? नहीं, इसमें बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने नाहलियत के बारे में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत बड़े 3-4-5 बड़े अहम केसेस आए हुए हैं, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा का भी बहुत बड़ा अहम फैसला आया नवाज शरीफ के बारे में, और जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने जहांगीर तरीन के बारे में बड़ा फैसला दिया, और इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदियाल जो जज रहे थे, अब तो खैर चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी इसके बारे में बड़े अहम फैसले दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जब उनको तायात तहलिया करार दिया जाता है, उसमें अगर वो तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता, लेकिन वो एतराफ जुर्म करना पड़ता है कि जी मैंने मुझसे गलती नहीं कहेगा, एतराफ जुर्म जब एतराफ करने के बाद तौबा करे, तब इसके बारे में फैसला आने के बारे में कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन पहले एतराफ जुर्म करे। अब यहाँ ये मामला हो गया है कि वो की ड्यूल नेशनलिटी के हमारे आइन का जो बुनियादी ढांचा है आर्टिकल 62, उसमें लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली जो पार्लियामेंटेरियन का मेंबर बनने के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। तब उस आइन की आर्टिकल 62 की खिलाफ वर्जी हो रही है, और वो उसके बाद कह रहे हैं जी मेरा पासपोर्ट जब्त नहीं करा, मैंने नेशनलिटी वापस कर दी। तो तमाम कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी ना, इलेक्शन लड़ने से पहले। ये तो मालूम था कि इलेक्शन तो 25 जुलाई को हो रहे हैं 2018 में, 3 महीने पहले अपना सारा काम उन्होंने कंप्लीट करना चाहिए था। अब एक और आप मामला देखें, आप सेनेटर सादिया अब्बासी बन गई, सेनेटर बन गई थी, लेकिन जब उसके बारे में जब जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जनाब इसके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इस ख्याल से रिजेक्ट किया कि ये बाकायदा नेशनलिटी थी इसकी बरतानिया की, तो सेनेटर बनने के बावजूद भी उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और हारून अख्तर को डिस्क्वालीफाई कर दिया इस ड्यूल नेशनलिटी के बारे में। ये दो तो मिसालें हमारे सामने हैं, हारून अख्तर भी और सादिया अब्बासी। अब सादिया अब्बासी ने बाकायदा अपने तमाम नेशनलिटी खत्म कर ली, अब सेनेटर बनी हुई है, ठीक है, कोई किसी को एतराज कोई नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये थी कि फैसल बांडा साहब जो थे उनको पहले अपनी नेशनलिटी होती जी साहब माफ करिएगा, यहाँ ब्रेक लेनी है जी, नाल पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर अली जफ़र साहब से और कंवर दिलशाद साहब से, और हम उनसे बात करें फैसल बावडा साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस हवाले से। जी सेनेटर साहब, कंवर दिलशाद साहब भी वही चीज़ हाईलाइट कि ये तो अब प्रेसिडेंट सेट हो गया था, जो पिच सेनेट इलेक्शन से पहले सादिया के बाद, माफ़ करिएगा, सादिया अब्बासी साहब, हारून अख्तर साहब के साथ हुआ। इट वाज एक्सपेक्टेड, एंड नाउ उसके ऊपर क्योंकि इतना ताख़ीर की, उस केस को इतना डिले करने की कोशिश की फैसल बावडा साहब ने, कि उसकी वजह से अब उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो ECP को लगा कि वो भी के वो ज़रूरी हो गई है, अनलाइक के सिर्फ 5 साल की करते। आप सर इत्तफाक करेंगे? साहब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लॉज के एक्सपर्ट हैं और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सादिया अब्बासी केस और मुख्तलिफ केसों में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही फैसले किए हैं कि आप अगर ड्यूल नेशनल हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते, आप डिस्क्वालिफाइड समझे जाएंगे, और आपकी अगर इलेक्शन आपने लड़ लिया है तो फिर आपको डिस्क्वालिफाई करके हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं पॉइंट कुछ और बता रहा था। मैंने आपको ये बताया कि जो इशू आएगा इस केस में, जो सवाल आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल करना है, वो ये आएगा कि क्या एक शख्स जिसने बेशक लड़ा हो नेशनल असेंबली का इलेक्शन, उस वक्त वो क्वालिफाई ना करता हो क्योंकि उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो जिस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ा और वो उनके पास अगर सिंगल नेशनैलिटी थी, तो क्या वो पुरानी डिस्क्वालिफिकेशन
ये सेनेट पे भी इम्पैक्ट करेगी कि नहीं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जहां तक मिस डिक्लेरेशन का ताल्लुक है, अगर कोई मिस डिक्लेरेशन कर भी दे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62(1)(f) की नहीं लग जाती। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस केस में ये फैसला हुआ कि वो मोहतरमा थी, उन्होंने जब डिक्लेरेशन फाइल की तो अपना बहुत एक जायदाद थी उनके पास, वो उनके नाम बहुत बड़ी, वो नहीं डिक्लेयर किया उसको। बाद में पता चला कि वो जो है मिस डिक्लेरेशन है, क्योंकि जायदाद उनकी थी, तो निचले कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ और कहा कि 62(1)(f) के तहत वो ताहयात नाअहल उनको वो हो गई है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटोमेटिक नहीं है, हमने ये देखना है कि उन्होंने जो ये छुपाया अपनी जायदाद, क्या वो जानबूझ के छुपाई या एक गलती थी, जेन्युइन गलती थी, और क्या उसका मकसद था अपने आप को जो फैसल फेवर देना। साहब ने छोड़ के इस्तीफा दे के सेनेटर की पोस्ट का इलेक्शन लड़ा, वो क्या एक हम मतलब कि उससे ही तो सारे कह रहे हैं, या कि इल्जाम साबित होता है कि उनको मालूम था कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, अगर तो जब सेनेट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो ड्यूल नेशनल थे तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसमें तो फिर कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो उनके पास एक ही नेशनैलिटी थी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो उनकी पहली डिक्लेरेशन थी उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट इनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है सेनेट से, इलेक्शन से, सेनेटर रहने से कि नहीं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर वो ड्यूल नेशनल है तो फिर तो हम बहस सेनेट के वक्त भी अगर ड्यूल नेशनल है तो फिर तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर है इस मामले पे। कुंवर दिलशाद साहब, सर वेरी क्विकली योर रिस्पांस टू सेनेटर साहब्स कमेंट्स। देखें जी, बात ये है कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ी अहम बात हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला जो आज आया है, ये तो बड़ा शॉर्ट फैसला है, मुख्तसर फैसला सुनाया उन्होंने। अब इसकी जो तफसील आएगी यार 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, ये 2 हफ्ते जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा फैसला लिखने में, लगे हुए फैसला लिखने में, उस तफसीली फैसले में बहुत बड़े बड़े वाकयात सामने आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जहां तक हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने सारे मामला को देखने के बाद फैसला किया है, और ये भी हमारी इत्तला है, मुमकिन दुरुस्त ना हो, कि फैसल बाडा साहब ने जो मुल्की गैर मुल्की दौरे किए तो वीजा नहीं लिया उन्होंने किसी से भी, क्योंकि उनके पास जाहिर है उनके पास नेशनलिटी जो थी अमेरिका की थी, तो उनको वीजा लेने की जरूरत पेश नहीं आ रही थी। वो भी सब रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है कि जनाब आपने दौरे करते रहे, वीजा कहाँ लिया आपने, बगैर वीजे के, जाहिर है वीजा की जरूरत ही नहीं थी, उनके पास पासपोर्ट ही उनका गैर मुल्की था। तो ये सारी चीजें सामने आएगी बड़े चश्म। तो सर ये आप कह रहे हैं कि ये जो दौरे उनके गैर मुल्की थे ये 2018 के इलेक्शन के बाद हुए थे? नहीं, सब चीजें देखें, बात यह है कि हमारा एक आइन और कानून है, जब हमारा एक फंडामेंटल आइन है, हमारा आइन का ढांचा है आर्टिकल 62, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने कौमी असेंबली क्वालिफिकेशन जो दी गई है, क्वालिफिकेशन में ये लिखा है कि आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, कि मेरा किसी गैर मुल्की मेरी नेशनलिटी नहीं है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमसे की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत की, और जो वहाँ वाक़या हुआ एक कर्नाटका के कॉलेज के अंदर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे भारतीय रियासत कर्नाटक का, जहां हिजाब को लेके जो तालीमी इदारे हैं उनमें एक काफ़ी सीरियस क्राइसिस सा खड़ा हुआ है। 5 फरवरी को जो कर्नाटक है उसमें बीजेपी की हुकूमत ने कॉलेजेस और स्कूल्स के लिए नए यूनिफॉर्म के ज़वाबित जारी कर दिए, और इसके बाद कुछ जो तालीमी इदारे थे उन्होंने हिजाब के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले को रोका। इस पाबंदी के बाद मुजाहिरे जो थे उनका सिलसिला जारी रहा, और गुज़िश्ता रोज़ एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो थी वो वायरल होगी, जिसमें एक हिजाब पहने हुए जो स्टूडेंट थी
और उनको भारतीय इंतहा पसंदों के सामने वो डट गईं और नारे लगा रही थीं, क्योंकि वो भी उनको हरास करने की कोशिश कर रहे थे, ये कहा जा रहा है वीडियो के हवाले से। इसके बाद जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसके सिंगल बेंच में इस पाबंदी के खिलाफ एक रिट भी जो थी वो दायर की गई, उसके ऊपर समाअत हुई, मगर कोर्ट ने ये कहा कि लार्जर बेंच इस इशू को देखेगा। इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद है निरुपमा सुब्रमण्यम, नेशनल एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस। वेलकम टू द शो निरुपमा साहिबा। ये मामला जो है ये ऑब्वियसली जो शुरू हुआ जिस तरह, बट उसके बाद फिर मुजाहिरे भी हुए, कितना आपको ये सीरियस लग रहा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है रियासत में? हाँ, काफी सीरियस तो है, क्योंकि अचानक ये खड़ा हो गया है एक नया इश्यू कि हिजाब और नॉट टू वेयर हिजाब, और इसके ऊपर जो लड़कियों को रोका जा रहा है फ्रॉम एक्सेसिंग क्लासरूम, ये सीरियस है। और जिस तरह से कर्नाटक की गवर्नमेंट ने स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आज से अगले हफ्ते, मतलब टिल मंडे, इन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम बंद कर रहे हैं इसको। तो इट्स अ सीरियस इश्यू बिकॉज बहुत पोलराइज हो गया है मामला, एंड देयर आर स्टूडेंट्स मतलब विद इन कॉलेजेस। निरुपमा साहब, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये बताएं कि रियासत ने जो फैसला किया वो यूनिफॉर्म के हवाले से कुछ जवाबित में उन्होंने तब्दीली की, ये बन कैसे गया वहां से? ये एक हिजाब का इशू अगर हम पूछें कि ये कैसे बन गया, आप थोड़ा हमें बैकग्राउंड इसका दे सकती हैं? तो ये इस तरह हुआ कि हिजाब पहन के जो आ रहे थे, तो इसमें there were some students who were wearing a hijab and coming, and then they said no, this is against the uniform rules. So कुछ कॉलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशंस ने कहा, या जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे या स्टूडेंट बॉडीज थी उन्होंने एतराज किया हिजाब पर? एक मिक्स था, मतलब अच्छा, स्कूल कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी एतराज उठाया और स्टूडेंट बॉडीज ने, जो कहा जा रहा है स्टूडेंट्स ने, बॉडीज ने, आई वुडंट से बॉडीज बट कई स्टूडेंट्स ने उठाया। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑन द सेम पेज, मतलब कई एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से, मतलब जो आप एक वायरल वीडियो का जिक्र कर रही थी उसमें भी उस स्टूडेंट ने कहा है कि मेरे जो कॉलेज प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो थोड़ा ये बेसिकली हिंदूज और इन अ लार्जर सेंस जो पोलराइज हुआ है सारा सिचुएशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन वन साइड, एंड ये सीरियस इसलिए भी है क्योंकि लिबरल्स भी इसमें स्प्लिट है कि हिजाब एक रिग्रेसिव गारमेंट है और इसे सपोर्ट किया जाए कि नहीं। ये भी एक डिबेट साथ चल रहा है कि कई लोगों ने कहा है कि हम इसको नहीं सपोर्ट कर सकते, हम फेमिनिस्ट हैं पर इसको नहीं सपोर्ट कर सकते क्योंकि हिजाब इज अ रिग्रेसिव गारमेंट। तो ये काफी तरह से ये पोलराइज किया हुआ है इस डिबेट ने। बट अल्टीमेटली यू हैव टू, आई थिंक, लुक एट इट ऑल्सो एज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इशू। तो अब आपके ख्याल में ये रिजॉल्व किस तरह होगा? कोर्ट की जजमेंट आएगी, हुकूमत कोई फैसला करेगी? ये कोर्ट में है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट में है बेंगलुरु में, और वहाँ पे इसकी हियरिंग चल रहे हैं। तो पहला जो कोई भी इसमें ब्रेक थ्रू होगा, जो भी जिस तरह से भी होगा, वो कोर्ट से ही आएगा। तो ये इट इज काफी लोग इसको शाबानो केस से भी मवाजना कर रहे हैं, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक सही पैरेलल है? आई वुड नॉट अग्री विद दैट, बिकॉज इसमें जो आप जब ये कहते हैं कि शाबानो के साथ पैरेलल है, इसमें आप काफी सारे assumptions कर रहे हैं कि द स्टूडेंट, आप एक तो अज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को फोर्स किया जा रहा है, कोई फोर्स कर रहा है उनको करने के लिए, या फिर आप कहेंगे कि पेट्रियार्की है जिससे ये लोग कर रहे हैं। पर नाउडेज आई थिंक देयर आर अ वैरायटी ऑफ रीजंस
इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू। आपने फ्रांस में भी ये डिबेट देखा है कि लोग हिजाब क्यों पहनते हैं, और वहां पे भी ये पूरा डिबेट चला है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और इसको कोई भी, हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए हम शाबान हो, या इसको that as a if you take an extreme feminist, not an extreme, one of the feminist arguments कि it's a regressive garment so we can't support it, इस तरह से आप नहीं, I don't think there is only one view on this। आपको ये भी देखना है कि अगर रिग्रेसिव गारमेंट है और लोग पहन रहे हैं और पेट्रियार्की के उसमें हैं, ट्रैप में हैं, तो आप इनको पढ़ाइए। फिर आप क्यों इनको डिनाई कर रहे हैं क्लासरूम? आप इनको लेके आइए क्लासरूम में और आप इनको तालीम दीजिए कि ये नहीं, ये पेट्रियार्की है और आप इसको रिजेक्ट करिए, बजाय इसके आपने उनको बंद कर दिया फ्रॉम क्लासरूम। तो दिस दिस डिबेट कैन गो ऑन, बट एसेंशियली आई थिंक डिबेट चलती रहेगी, मगर जब कोर्ट से कोई फैसला आ गया तो शायद जो सिचुएशन है वो ठंडी हो जाए, पड़ जाए। आई थिंक सो, या आई थिंक सो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की जी। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कलअदम टीटीपी के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे कलअदम ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी का, और इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, यूएन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अभी भी अफगानिस्तान में 3 से 5 हज़ार के करीब कलअदम जो दहशतगर्द जो है वो मौजूद हैं कलअदम टीटीपी के। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर राना, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और दहशतगर्दी और ऐसे अमूर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। आमिर राना साहब, सर इस रिपोर्ट को आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो फिगर है 3 से 5 हज़ार का, अगेन इतने सालों की पाबंदी, उसके बाद एक ऐसी हुकूमत जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी, नंबर आपको परेशान कर रहा है, या यू थिंक कि ये पहले भी ऐसे ही था तो अब कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है? जी, हैरानी की बात नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर खुद जिक्र है कि ये नंबर थोड़ा सा क्यों बढ़ा, और उसकी वजह यह है कि तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद आम माफी का ऐलान किया और तमाम जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया, और उसमें से एक बड़ी तादाद जो 1800 से 2000 तक है वो टीटीपी के लोग भी थे। बाकी ग्रुप जो है अलकायदा के और ATIM वो इसके अलावा है। लेकिन पाकिस्तान का फिगर जो हमारे यहाँ कोट होता है वो भी इसके लगभग है 7-7.5 के करीब है। फिगर मैटर करता है, जाहिर है, क्योंकि खास तौर के ऊपर एक ऐसे ग्रुप के लिए जिसका जो एक टैक्टिक ही जो है दहशतगर्दी है, उसने कोई गुरिल्ला वारफेयर नहीं करनी, तो ये खासा एक बड़ा नंबर है और परेशान कुन नंबर है। और इसका एहसास पहले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर है, और तालिबान के आने से पहले भी और उसके बाद भी जो यहाँ पे बातचीत चलती रही है उसमें इस खदशे का इजहार किया जाता रहा है कि जो मैन पावर है टीटीपी की, और एक बुनियादी वजह जो बातचीत शुरू करने की थी तालिबान के साथ, एक तो उनकी तरफ से इसरार था कि बातचीत करें, और दूसरा ये नंबर भी था कि अगर आप इसमें से कुछ डिवाइड कर सकें और कुछ लोग जो है सरेंडर कर सकें या वापस आ सकें, तो वो भी एक फैक्टर था। और नंबर जाहिर है कि मैटर करता है, और नंबर ही ने पाकिस्तान को ये मजबूर किया या एक ऑप्शन थी कि बातचीत शुरू की जाए टीटीपी के साथ। आमिर साहब, तो ये एक तरफ नंबर जो है वो आप कह रहे हैं हैरान तो नहीं करता, बट ये जो उन्होंने भी कहा आप इनको डिवाइड करें, बात करें, तो क्या कोई ऑब्वियसली ओवरऑल तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मुज़ाकरात पाकिस्तानी रियासत ने किए वो कामयाब होंगे, मगर ये जो छोटे ऑब्जेक्टिव्स थे कि उनको डिवाइड कर लें, कुछ लोग सरेंडर कर दें, क्या इसमें कोई कामयाबी हुई? वो भी नहीं हुई उसमें, बल्कि वो उनका इत्तेहाद जो है कायम रहा। मेरा ख्याल है कि जो हमारी थ्रेट परसेप्शन थी और जो असेसमेंट थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी।
इसके ऊपर बात हो सकती है। और उसके बाद दूसरा ये था कि जो कुछ लोग मारे गए अफगानिस्तान में टीटीपी के, वो एक बड़ा एक फैक्टर है, लेकिन वो भी जो है इनके दरमियान में कोई बहुत ज्यादा रिफ्ट नहीं डाल सके। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अब सूरत हाल अफगानिस्तान में बदल गई है। ये तालिबान का अफगानिस्तान है, और तालिबान के अफगानिस्तान में तमाम जो फ्रीक हैं, जो उनके इत्तेहादी रहे हैं, उनको सबको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और उसमें तहफ़्फ़ुज़ जाहिर है कि जो बड़ी तंजीमें हैं उनके लिए ज्यादा प्रोटेक्शन है, और उनके साथ ज्यादा उनकी कनेक्टिविटी है। तो बड़ी तंजीम को अब छोड़ के जाना, अब व्हाट नेक्स्ट फॉर द, अब क्या पाकिस्तानी रियासत को क्या कदम उठाना चाहिए? कोई ऐसे इक़दामात हैं जिनसे ये जो आजकल बढ़ते हुए अटैक्स हैं पाकिस्तान में, इन पे कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा डायलेमा है या मखमसा है, वो तालिबान है। और तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंज को खासा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। हमें उम्मीद थी कि तालिबान आएंगे तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी, बलोच इंसर्जेंट्स को निकाल देंगे, टीटीपी को हम कंट्रोल कर लेंगे, और ये उनके नेटवर्क खत्म हो जाएंगे। और लेकिन उसके बावजूद ना तो उन्होंने बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अभी तक वहां पे मौजूद हैं, उनको निकाला। अब पंजगूर और पसनी के अटैक्स के अंदर दहशतगर्द जो राब्ते में थे, वह अफगानिस्तान में अपनी लीडरशिप के साथ थे, और ये टीटीपी के ऊपर भी उन्होंने किया। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है कि तालिबान के आने के जो जियो स्ट्रेटेजिक आपको एडवांटेज हुआ है, उसकी एक बड़ी प्राइस है। और उस क्या पाकिस्तान वो प्राइस पे करेगा या करना चाहता है, तो वो एक, इसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे कि आपकी नोयत और रिलेशनशिप कैसी होगी तालिबान के साथ, वो असल में डिटरमिन करेगा कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।